वेलकम एवरीबॉडी। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है दिल्ली स्कैन का वो है दिल्ली पोल्यूशन। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में वापस से ऑड इवन स्कीम को स्टार्ट करने की बात की गई है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पोल्यूशन है दिल्ली का, जिसे मेजर किया जाता है AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट हैज बिन कंटिन्यूसली 450 प्लस, बहुत ही एक्सट्रीम पोल्यूशन की कैटेगरी में है। इस वजह से ये स्कीम को जिस स्कीम को एक लास्ट रिजॉर्ट मेथड माना जाता है, वापस से इम्पोज करने की बात की गई है। अब यदि आप दिल्ली पोल्यूशन की बात करोगे तो AQI में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मेट्रोस या इवन जहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है PM2.5 और दूसरा कंपोनेंट होता है PM पार्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जिनका डायामीटर 2.5 mm एंड इन दिस केस उनका डायमीटर 10 mm से कम होगा, उनको PM 2.5 बोलते हैं। अब द मोस्ट कंसर्निंग बात जो PM 2.5 की रहती है वो ये है कि ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं। ऐसा मान लीजिए आपके हेयर के भी 1/6 से 1/10 टाइम्स रहते हैं, इतने थिन रहते हैं। तो ये जो होते हैं, ये व्हेन वी ब्रीथ दे एंटर इनटू आवर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू आवर लंग्स, और यहां पर लंग्स में जो छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसे एल्वियोलाई बोला जाता है, इन द लंग्स इन द सैक दे गेट डिपोजिटेड, और ये डिपोजिशन जो रहता है वो परमानेंट रहता है, वो वहां जाकर लंग्स में डिपोजिट हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा PM 2.5 पार्टिकल का एक्सपोजर होगा वो लंग्स में डिपोजिट होगा, और लंग्स की कैपेसिटी एज अ रिजल्ट वुड कंटिन्यू टू डिक्रीज। इसलिए आप देखोगे जो आजकल के बच्चे हैं, पहले के कंपैरिजन में उनकी लंग कैपेसिटी कम होते जा रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे बाकी सारे पोल्यूटेंट हो गए जो AQI में है, CO हो गया, चाहे वो SO2 हो गया, NO2, वो भी हार्म करते हैं, बट देयर एक्सपोजर लॉन्ग समय पे, लंबे समय तक रहे तब ज्यादा हार्म करता है, बट दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा जो माइन में काम करते हैं उनको एक डिसीज होती है सिलिकोसिस। ऐसे ही अलग अलग, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है उसको एबिनोसिस होती है। ये सारी डिसीजेस क्या होती हैं? जैसे सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट गेट्स ऑक्यूमुलेटेड इन द लंग्स, इसी को बोलते हैं सिलिकोसिस। तो दिस इज द इशू। अब यदि अपन समझते हैं क्या ऑड इवन स्कीम से कुछ बेनिफिट होगा, तो यदि एक सिंपल एनालॉजी देखें अपन, तो कुल मिला के यदि अपन देखें तो पर डे इन द दिल्ली कैपिटल जो है क्लोज टू 1 करोड़ व्हीकल्स जो हैं वो अप्लाई करती हैं रोड में। 1 करोड़ से प्लस माइनस थोड़ा सा अप्लाई करती हैं। इसमें में से यदि अपन ये स्कीम करें तो 1/3 जो है वो ऑलमोस्ट कार्स हैं, बाकी सारी व्हीकल्स जो हैं वो 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक कार्स एक्सेट्रा हैं। ये 1/3 कास्ट ट्रेडिशनल है। यदि इसमें में से अपन ऑड इवन स्कीम को लगाते हैं तो 12 से 13 लाख कार्स एक ही दिन में रोड से कम हो जाएगी। दिस इज द एसेंस। अब बहुत लोगों ने इसकी इफेक्टिविटी पर क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि नंबर वन, देयर आर नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस बीइंग गिवन, जैसे कि टैक्सीज वाले लोगों को एग्जाम्पशंस हैं, विमेन लोगों को एग्जाम्पशंस दिया गया है सिक्योरिटी के ग्राउंड पर, और बहुत सारे अदर एग्जाम्पशंस दिया गया है। दूसरी बात, इसकी वजह से क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है। तीसरी बात, यदि अपन बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन किस हद तक ये इन्फ्लुएंस करेगा ये भी डिबेटेबल है। डेफिनेटली यदि कार्स निकलेंगी तो लोग क्या करेंगे, या तो कार पूलिंग करेंगे या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करेंगे। तो इस वजह से एक एनजीओ है CSC, फेमस एनजीओ है जो डाउन टू अर्थ पब्लिश करती है। ये CSC ने एक स्टडी किया था जब फर्स्ट टाइम ऑड इवन स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। उन्होंने पाया था कि अप टू 30% ड्रॉप इन द पार्टिकुलेट मैटर।
तो उन्होंने ये स्कीम को इफेक्टिव बताया था, बट ओनली व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड फॉर शॉर्ट टर्म। यदि स्कीम को लंबे टाइम तक किया जाए, तो इन्होंने इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिया था कि लोग अपनी दूसरी व्हीकल्स परचेस करने लगते हैं, लॉ में इस रूल में लूप होल निकाल के सरकमवेंट करने लगते हैं। तो लंबे समय तक ये रिकमेंडेड नहीं है, और उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसे एज अ लास्ट रिजॉर्ट मेथड ही कभी कभी ही लगाना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब यदि इन जनरल अपन बात करते हैं कि इसी समय दिल्ली पोल्यूशन क्यों अचानक से बढ़ जाता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन प्ले। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक है लोकल कंडीशंस। लोकल कंडीशंस, फिर यहां पर इनपुट ऑफ पोल्यूटेंट्स और वेदर, सारी की सारी कंडीशंस कंबाइन करके पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे कि इनपुट ऑफ पोल्यूशंस एक आता है कॉस, अपन ने देखा है स्टबल बर्निंग। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यदि आप इस कॉज से अवेयर नहीं है, यू कैन गो एंड वॉच दैट, आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ नॉर्मल जो होते हैं, जैसे कि कार्स का कंबशन इंजन से जो होता है वो होगा। वेदर, वी विल सी हाउ कोल्ड वेदर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। और लोकल कंडीशंस में भी रीजनल लेवल की कंडीशंस और रीजनल फैक्टर्स कम इनटू प्ले, which together result in the rise of AQI at the month of October, late October and November। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन डेप्थ इन रीजंस की बात करते हैं। फर्स्ट इज मॉनसून का जो होता है इस समय डिपार्चर हो जाता है, ठीक है। तो यदि अपन समझते हैं, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ अक्टूबर क्या सिचुएशन रहती है, मेजरली जो विंड्स रहती है वो ईस्टर्ली विंड्स रहती है। ये ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं, विंड को नॉमेनक्लेचर हमेशा होता है जहां से वो ओरिजिन होती है। सो बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग इन द ईस्टर्न सेगमेंट ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए इसको ईस्टर्ली बोला जाता है। और ये वाली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स नॉर्थ वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्ली पड़ेगा। तो इन द मॉनसून सीजन मेजरली इट इज ईस्टर्ली विंड्स। तो ये क्या करती है, मॉनसून लाती है। इनकी जो विंड स्पीड रहती है वो ज्यादा रहती है, और ये बारिश कॉज करती है, प्रेसिपिटेशन। इन सारी फैक्टर्स की वजह से जब बारिश गिरती है तो डस्ट जो रहता है वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब नॉर्थ वेस्टर्ली आता है, तो उधर से पूरा लैंडलॉक्ड विंड्स आ रही हैं। यहां से जो डेजर्ट्स हैं, यदि आप देखोगे अरेबियन डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया का है, वहां से ये डस्ट पिक करते हुए आती है, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ द विंड भी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से डस्ट को स्प्रेड नहीं कर पाती है। होता क्या है, यदि आप सिंपल इस एरिया में देखोगे, यहां पर बहुत सारे डस्ट हैं। यदि बहुत तेज विंड आई तो ये डस्ट को डिस्पर्स कर देती है। एज अ रिजल्ट जो यहाँ का पीएम जो है काउंट वो कम हो जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन। साथ ही साथ ये डिप इन स्पीड भी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट इज डिप इन द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप नॉर्मल कंडीशन देखो तो वार्म एयर नीचे रहती है, वार्म एयर नीचे रहती है, ऊपर रहती है कोल्ड एयर। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है। तो जो वार्म एयर के करस्पॉन्डिंग जो यहां पर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल जो एयर में सस्पेंडेड हैं, वो हवा के साथ ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि एयर लाइट है, इसकी टेंडेंसी है ऊपर उठने की। लेकिन यदि अपन अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में देखें तो नीचे की जमीन जो होती है वो कोल्ड होती है। तो यहां से कंडक्शन की वजह से जो हवा रहती है सरफेस के पास, ये कोल्ड हो जाती है। इस वजह से इस फिनोमिना को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, जो सरफेस के पास विंड रहती है वो कोल्ड होती है। और कोल्ड विंड होती है कैसी, डेंसर। क्या ये ऊपर उठेगी, नहीं उठेगी, क्योंकि ऊपर लाइटर विंड है, ये सेट वहीं पर रहेगी। तो जितने भी पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो यहीं पर स्टैग्नेंट रहेंगे। इस वजह से टेम्परेचर जब कम होता है तो वी विल ऑलवेज सी दैट पोल्यूशन लेवल राइज होगा। सारे के सारा जगह यही होता है। इसके बाद स्टबल बर्निंग, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द स्टबल बर्निंग इशू, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इशू इन डेप्थ। दिवाली भी इसी समय पड़ती है। देन देयर आर नॉर्मल एक्टिविटीज, ये तो हर समय का ही रहता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ओपन वेस्ट बर्निंग, वेहिकुलर पोल्यूशन। तो एक स्टडी की गई थी आईआईटी कानपुर की 2015 में, स्टडी हुई थी। उसके हिसाब से ये बताया गया कि जो स्टबल बर्निंग है
वो जब पीक रहता है, पीक स्टबल बर्निंग का अक्टूबर एंड, मतलब करीब करीब 26 अक्टूबर से 10 से 12 नवंबर तक सबसे ज्यादा जो स्टबल बर्निंग है होता है अभी का सीजन। इस समय 40% पार्टिकुलेट मैटर जो है वो स्टबल बर्निंग की वजह से कॉज होते हैं दिल्ली में। लेकिन यदि अपन साल भर का देखें तो साल भर में केवल 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। मीनिंग टू से इज दैट इन द शॉर्ट टर्म ऑफ स्पैन, इसी समय को देखा जाए तो स्टबल बर्निंग इज अ मेजर मेनेस इन द दिल्ली पोल्यूशन। लेकिन थ्रू आउट द ईयर स्टबल बर्निंग इज नॉट एन इशू, और अपन ने इसको डेप्थ में डील कर चुका है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी से एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। In the cities of our country, which among the following atmosphere gases are normally considered in the calculating the value of air quality index? ये 2016 और 17 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड डाइऑक्साइड। अब सेट द करेक्ट। यदि आपको समझना है तो CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस। तो CO2 तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन CO2 तो नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर। तो मैं ऑप्शंस को देखता हूं, ऑल ऑफ देम कंटेन CO2 एक्सेप्ट दिस, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इवन दो आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली क्या आंसर है, मैं इस आंसर को निकाल सकता था इस तरीके से। तो जस्ट विल गो थ्रू व्हाट इज AQI। AQI क्या रहता है, एक नंबर देता है जो पॉल्यूशन को दिखाता है या एयर क्वालिटी है वो कैसे दिखाता है। वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक नंबर असाइन किया जाता है, एक कलर कोडेड डिस्क्रिप्शन है जो आमतौर पर लोगों को आसानी से पता चल जाए। उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं, तो मॉनिटरिंग थ्रू आउट द कंट्री आप देखोगे मॉनिटरिंग बढ़ी है। अब इसका सबसे ज्यादा यदि रेलेवेंस आप देखोगे तो दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा है। एक है पॉलिसी मेकर्स, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके पोल्यूशन को, लगातार मॉनिटरिंग कर सके। जैसे अभी AQI मेजर कर रहे हैं तो दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लगाया गया, तो पॉलिसी मेकर्स के लिए। और दूसरी सबसे ज्यादा है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल समबडी इज अ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज पेशेंट, या कोई बहुत क्रिटिकल इलनेस जैसे रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट सफर किया है, उनको बाहर जाना है तो लिमिटेड जाएं। नंबर वन, बहुत अर्जेंट है तो मास्क पहन के जाएं। ऐसे प्रिकॉशंस यूज किया जा सकता है, तो इसका इफेक्टिव वे डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। तो यदि आप देखोगे तो AQI कैटेगरी जो है ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सबका कलर कोड है, वी जस्ट नीड टू 6 है, इतनी डेप्थ में वैल्यूज की जरूरत नहीं है। एंड देन देयर आर दिस आर द पोल्यूटेंट्स। तो टोटल 8 पोल्यूटेंट्स हैं, PM10, 2.5 और 10 की अपन बात करें, दीस आर द 2 मोस्ट डेडली। और बाद में NO2, O3, ओजोन, CO, SO2, NH3 एंड PB, ये सारे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस वैल्यूज, जस्ट दीस 6 एंड दीस 8 आर सफिशिएंट। अब AQI का एक रिस्पॉन्स NCR के केस में आया, वो है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। दिल्ली में लगातार इस समय पोल्यूशन, एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी जो है कम होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो क्या होता है, एक इमरजेंसी मेजर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ने इंपोज किया था। इन्होंने क्या किया, सर्टेन स्टेप्स को स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक, स्टेज 1 से 4 तक यदि आप जाओगे तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, 1 में कम है, 4 में सबसे ज्यादा है। तो उस हिसाब से इंक्रीमेंटल स्टेप्स जो रिकमेंडेड है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो स्टेज 1 में लेस हार्श स्टेप्स और स्टेज 4 में ज्यादा हार्श स्टेप्स। एक दो लाइन पता होना चाहिए ताकि मेंस का ये फॉर्डर पॉइंट बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में किया था, अगले साल इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था। अब इसी से रिलेटेड एक और MCQ देखते हैं। Which of the following statement below is not true with reference to AQI? It was launched by the central government in 2014 as part of the Swachh Bharat campaign. This is correct. It transforms completely air quality data of various pollutants into a single number, nomenclature and color. ये भी सही है। When AQI is in the very poor category, stage 1 of GRAP is implemented. This is wrong, क्योंकि अपन ने देखा वेरी पुअर में क्या होगा, नीचे के स्टेजेस होंगे। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ AQI, ये भी अपन ने देख लिया बेस्ड ऑन द कलर के बेसिस में। तो कौन सा होगा आंसर, आंसर वुड बी 3, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम पूछा जाता है, सॉल्यूशन पूछा जाता है, और इन जनरल हाउ दिल्ली पोल्यूशन
इज अ रीजनल इशू। इस तरीके के क्वेश्चन किया जाता है। तो 2-3 वीडियोस में अपन इन टॉपिक्स को और करेंगे डेप्थ में। अभी के लिए इतना ही काफी है। विल ऑल्सो राइट मेंस क्वेश्चन व्हेन वी डिस्कस दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।